नमस्कार। सफलता के 5 मूल मंत्र हैं। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका बलिदान, सब्र और खुद पर अटूट विश्वास। करके देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपनी लाइफ में सफल ना हो पाए। तो चलते हैं हम टॉपिक के साइड। इंडियन इकोनॉमी सीरीज हमने स्टार्ट की है। आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम आपके सामने आ गए। इंडियन इकोनॉमी 1950 से और 1990 के बीच में इंडियन इकोनॉमी की कंडीशंस कैसी थी। चलते हैं इसके साइड। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। क्या है ये सिस्टम? इकोनॉमिक सिस्टम ये अरेंजमेंट होते हैं जिसके थ्रू विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस इज सॉल्व। समझ गए क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस है जहाँ पर हम इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, किस तरीके से, लेबर इंटेंसिव होना चाहिए या फिर कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए, कैसे प्रोडक्शन कैसा किया जाए, मशीनरी ज़्यादा यूज़ करें या फिर लेबर ज़्यादा यूज़ करें। जैसे अब इंडिया है, इंडिया में अगर हम मशीनरी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो लेबर है हमारा वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या उतनी एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं हो पाता। प्रॉब्लम हमारे सामने, ठीक है। एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोडक्शन करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, एक मान सकते हैं कि एक यहाँ पर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा रिच नहीं है। तो हम अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हम ये किस क्लास के लोगों के लिए ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। समझ गए, है ना। तो ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो, ये जो सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, सारा इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। ओके, अच्छा, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, ठीक है। डिमांड, सप्लाई, मार्केट के प्राइसेस सब कौन सेट करेगा? गवर्नमेंट सेट करेगी। क्लियर है? अच्छा, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसे हम फ्री मूवमेंट्स भी कहते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसेस सेट होते हैं वो उसकी डिमांड, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए में इसी टाइप की इकोनॉमी है, वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होने की वजह से अगर किसी चीज़ की प्राइसेस, वहाँ प्रोडक्शन ही लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। लोगों ने जिस चीज़ की डिमांड की उसी चीज़ का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसे जो इंडिया की इकोनॉमी है, यहाँ पे दोनों चीज़ें आती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होगा, यानी कि इंटरफेरेंस भी करेगी, और प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, मतलब दोनों चीज़ों का मिला जुला रूप है इंडियन इकोनॉमी। आगे चलते हैं हम। इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों की गई? ये भी एक प्रोसेस हुआ। अब इकोनॉमिक प्लानिंग की क्यों गई, ठीक है, क्यों की गई? क्योंकि फॉर अचीविंग गोल्स विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ गोल को अचीव करने के लिए, है ना। इससे पहले मेरे टॉपिक में हमने बताया था कि कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की पूरी इकोनॉमी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो धीरे धीरे इकोनॉमी को हमने ग्रो किया, ठीक है। तो ग्रो करने के लिए बहुत सारे प्लान किए गए, है ना, और उसी प्लान में ही क्या आ जाता, इकोनॉमिक प्लानिंग आ गया। ये जो वो प्रोसेस थी जहाँ पर हमने जो गोल सेट किए हैं एक स्पेसिफाइड टाइम में, उसे हमें अचीव करना है, ठीक है। जनरली ये कितने थे, ये 5 ईयर प्लान इनको कहा गया, क्योंकि 5-5 सालों के लिए कुछ प्लान बनाए गए कि जैसे कोई भी प्लान एक ले लिया वो हमें 5 ईयर तक करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में फिर 5 ईयर्स के लिए आ गए, फिर 5 ईयर्स का, इस तरीके से 5 ईयर प्लान यहाँ पर लगा दिए गए, है ना, यहाँ पर शुरू कर दिए गए थे। अच्छा, इन 5 ईयर्स प्लान्स के जैसे हर 5 साल बाद प्लान चेंज कर दिए गए, तो इन प्लान्स के कुछ कॉमन गोल्स भी थे जो हर प्लान में इनको तो रखना ही रखना है, बाकी सारे प्लान तो चलते ही रहेंगे, बाकी सारे ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ों को वहाँ पर हमने सेट किया। लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ गोल्स हैं जो हर एक प्लान में जिनका होना कंपलसरी था, जैसे ग्रोथ। ऑब्वियस बात है कि
ग्रोथ तो हर प्लान में हमारा मेन मोटिव क्या होगा, ग्रोथ ही होगा, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन लेकर के आना, ग्लोबलाइजेशन के साथ प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है ना, एनईपी की पॉलिसी आई। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस है ना, ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करना, एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, इंपोर्ट कम करो। सेल्फ रिलायंस, खुद आत्मनिर्भर बनो ना, हमें क्या ज़रूरत है कहीं से लेकर के आने की, जो चीज़ हम बाहर से ले रहे हैं वो खुद से क्यों नहीं बना लेते। सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, इक्विटी मीन सब कुछ लेवल में एक सा हो जाए, है ना, कोई बहुत ज़्यादा पुअर ना हो और कोई बहुत ज़्यादा रिच ना हो, तो इक्विटी लेकर के आए। ये कुछ ऐसे गोल्स हैं जो हर एक 5 ईयर प्लान में जरूर से ऐड किए जाते हैं, समझ गए। चलते हैं आगे एग्रीकल्चर सेक्टर की साइड, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि इंडिया का एक ये बहुत बड़ा सेक्टर है और तकरीबन इंडिया की अगर हम देखें तो 75% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, पर ना एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम बहुत सारी रहती है, ठीक है ना। ये उस टाइम से भी चली आ रही है, ब्रिटिशर्स के टाइम पर, और आज तक है ये प्रॉब्लम्स क्या है देखिए। सबसे पहले आती है लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत कम हो पाता है। लो प्रोडक्शन के भी बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, जैसे ना अगर हम न्यू टेक्निक्स यहाँ यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि फार्मर्स जो है वो काफ़ी पुअर है, इलिटरेट भी है। अच्छा, पुअर होने की वजह से क्या होता है, वो अच्छी मशीनरीज को यूज़ नहीं कर पाते, इरिगेशन अच्छा नहीं कर पाते हैं, है ना। जो सीड्स हैं, सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो प्रोडक्शन भी कम होता है। बहुत कुछ वेदर पे डिपेंड हो जाता है कि ना बारिश अगर आती है तो अच्छा हो जाता है और नहीं आती तो ड्रॉट आ जाता है, तो इसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी रहती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक डिसगाइज्ड। तो ओपन जो क्लियर दिखता है, डिसगाइज्ड कैसे, एक फार्म है छोटा सा, है ना, उसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट है 10 लेबर की सिर्फ, और उसमें लगे हुए हैं कम से कम 20, 25, 30 लेबर, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों, क्योंकि उनको मिलने वाली जो सैलरी होगी वो इतनी सी होगी कि वो एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाएंगे, लेकिन फिर भी काम पर लगे हुए हैं। तो वो दिख रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनको इतना भी नहीं मिल रहा है कि वो अपना एक टाइम का अपनी लिवलीहुड को प्रॉपर तरीके से हम उसको अर्न कर सकें। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग आ जाती है। फार्मिंग कैसी हो जाती है यहाँ पे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत माने फार्मिंग बार बार चेंज होता है, यहाँ पे सब कुछ बार बार चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है कि तो जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम होती चली जाती है और लैंड कैसी हो जाती है, बैरन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग की वही पुराने मेथड को हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर वही यूज़ किया जाता है। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि काम करने का जो एक वे होता है वो बहुत स्लो होता है, तो धीमे धीमे काम करेंगे तो वो धीमे धीमे ही कंप्लीट हो पाएगा सारा। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग की वजह से प्रोडक्टिविटी में यहाँ पर कमी आ जाती है, ठीक है। स्मॉल होल्डिंग्स हैं, स्मॉल होल्डिंग्स माने जो फार्म का जो साइज़ होता है वो कैसा है, वो छोटा है। और छोटा साइज़ क्यों है, क्योंकि क्या है, जैसे एक छोटा सा होता है, जैसे एक पीस ऑफ लैंड है, छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, उसके बाद इसको 2 भाई हैं, उन्होंने फिर इसको डिवाइड किया छोटा, उसके बाद फिर इसके और 2 पीस हो गए, उसके बाद फिर इसके 2 पीस हो गए, इस तरीके बढ़ते बढ़ते स्मॉल होल्डिंग्स। अब अगर यही कंसोलिडेट कर दी जाए और मिला दिया जाए तो एक बड़ा फार्म तैयार हो जाता है, और उसमें अगर हम फार्मिंग करते हैं तो इससे बेटर फार्मिंग हो पाएगी और कॉस्ट भी उसमें कम आएगी। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, अब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम बहुत यहाँ पर कमी है। कैसे कमी है, फार्मर ने अपना सब प्रिपेयर कर लिया, क्रॉप आ गई, अब क्या है, उसके पास मार्केट नहीं होता है जहाँ पर वो जा कर के सेल कर सके। ऑर्गेनाइज नहीं है मार्केट, बिखरे से स्कैटर्ड फॉर्म में एक वहाँ तक लेके जाने के लिए ही फार्मर को कन्वेंस यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए उसके पास उतने भी पैसे नहीं होते कि वो ट्रांसपोर्ट से लेकर के जाए वहाँ तक। तो मार्केट की बहुत बड़ी कमी है जहाँ पर फार्मर अपनी चीज़ों को प्रॉपर एक जहाँ पर उसे उतना तो रुपये मिल जाए जितना उसने अपना लगाया हो वो उसे मिल सके, इस चीज़ की यहाँ पर बहुत कमी है। कुछ रिफॉर्म भी बताए हुए हैं, रिफॉर्म आ जाता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज जैसे कि जमींदार है ना, ये इन लोगों को बीच से हट जाना चाहिए। तो यानी कि सिर्फ कौन लोग रहेंगे, गवर्नमेंट रहेगी और फार्मर्स।
अगर गवर्नमेंट जितना कर रही है फार्मर्स के लिए, तो फार्मर भी बदले में उनको उतना ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएटरीज आ जाते हैं ना, वो इनका जो इंटरेस्ट होता है वो इनको मिल जाता है, तो इनको पूरी तरीके से हटा दें। डायरेक्ट गवर्नमेंट का लिंक किससे हो, फार्मर्स के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ लेकर के आती है, लेकिन वहाँ तक आते हैं तो और बहुत सारा फंड, बहुत सारा पैसा प्लान इन लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए करती है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ से तो निकल आया पैसा, लेकिन फार्मर्स तक जाते 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 करप्शन। रेगुलेशन ऑफ रेंट जो उन पे किराया लगाया जाता है उसको रेगुलेट करना चाहिए, उसे कम कर देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फार्मर्स के पास सब अपनी अपनी तो लैंड नहीं होती है, वो दूसरे पर रेंट पर भी काम करते हैं, तो उस पर रेगुलेट कर दिया जाए, उसे उतना ही रखें जितना वो टॉलरेट कर पाए, उससे ज़रूरत से ज़्यादा ना। लैंड सीलिंग कर दें, जितनी भी लैंड है उसको सील कर दिया जाए वहीं का वहीं, है ना। सील करने से क्या होता है, उसमें जो होने वाली जो फार्मिंग है वो अच्छी होगी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, अभी हमने बताया कि जो छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाते हैं उसको सारा एक इकट्ठा कर दिया जाए एक जगह। ठीक है, इकट्ठा होने के बाद में फिर उसको फार्मिंग उसकी कर दिया जाए। और कोऑपरेटिव फार्मिंग आ जाता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग माने कोऑपरेशन करना, मिलजुल कर फार्मिंग करी जाए, मिलजुल कर फार्मिंग करी जाए कि अगर 4 लोगों के 4 है ऐसे फार्म है, तो फार्म को आपस में हमने मिलजुल कर उसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहे हैं, उससे होने वाले सरप्लस को उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी बढ़ करके आएगा। ठीक है, अच्छा, इसी जब ऐसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसी में हमारा वो आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ठीक है, चले हम इसके बाद अब आपको समझा दें ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो चलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की साइड। ठीक, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है ना, एकदम किसी चीज़ में सडन चेंज आ जाना, अचानक से कोई चीज़ आ जाना, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ऐसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था किस में, यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन में। क्रॉप प्रोडक्शन में सडन चेंजेस लेकर के आए थे, कुछ ऑथराइज बॉडीज थी इस टाइप की, मतलब वो प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते थे, है ना। जो पहले इंडिया में कम हो रहा था ना, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन बहुत कम था, इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सडन उसमें चेंजेस करने के लिए एक ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर आ गया था। ये लिखा हुआ हमने, सडन इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, ये न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि इंडिया में एकदम से न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी थी। इसमें इसके 2 फेज थे इंडिया के अंदर, एक तो मिड 60 to 70 आया और दूसरा मिड 70 to 80 आया, है ना। यहाँ पर इसमें फार्मर्स को बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि आप ये इस टाइप के ईल्ड्स को, HYV सीड्स को बताया गया था कि यूज़ करने के लिए जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अचीवमेंट्स भी हुए थे, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मतलब इससे कुछ हमें सक्सेस नहीं मिली। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ाता है, क्योंकि हम HYV सीड्स को यूज़ कर रहे थे, हाई यील्डिंग सीड्स। ठीक है, सस्टेनेबल इंक्रीज इन द एरियाज अंडर कल्टीवेशन के अंदर एरियाज पहले बहुत कम थे, वो एरिया और ज़्यादा अब बढ़ने लगे थे, है ना। एरिया जब बड़ा होता है प्रोडक्शन भी उस हिसाब से हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो वो एरिया अब ज़्यादा होने लगा था। शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग मीन्स ट्रेडिशनल, मैंने सिर्फ जैसे पहले जो जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती थी सिर्फ उन्हीं चीज़ों की फार्मिंग की जाती थी, लेकिन इसे चेंज करके उन्होंने किस में से चेंज किया, इसको कॉमर्शियलाइजेशन बनाया, कॉमर्शियल फार्मिंग में चेंज किया कि आप प्रोडक्शन करो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि आप ऐसी भी चीज़ों के लिए कर सकते हो कि आप इसे सेल करो, कैश क्रॉप भी कर सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, या फिर अगर हमारा फूडिंग क्रॉप भी है तो उसे इतना ज़्यादा करें कि हम उसे अपने पास स्टोर कर लें, प्लस उसको सेल भी कर लेंगे। सेल करेंगे तो कैश आएगा तो हम उससे अपनी फार्मिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, नई टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, नए अच्छे सीड्स लेकर के आ सकते हैं, फर्टिलाइजर्स अच्छी या फिर जो भी इसमें यूज़ किया जाता है, कोई भी टूल्स हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, इतना अच्छा एक सडन चेंज आया था और फिर वो फेल हो गया। रीज़न उसके कन्फाइंड टू द फूड क्रॉप, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि सिर्फ फूड क्रॉप को ही ये लोग सिर्फ प्रेशराइज कर रहे थे इसलिए। ठीक है, कुछ चीज़ों में, कुछ जैसे कुछ ही पर्टिकुलर दालों में
कुछ पर्टिकुलर सब्जियों में उसमें ही ये रह गया, सब चीज़ों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं, फेल हो गया। लिमिटेड कवरेज, इंडिया के सारे एरिया को उन्होंने कवर नहीं किया, कुछ लिमिटेड एरिया में पंजाब की साइड से आया था, कुछ लिमिटेड एरिया में तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी एरिया में ये पहुंचा ही नहीं। इनइक्वलिटी अमंग फार्मर्स, फार्मर के बीच में क्या था, इनइक्वलिटी थी, असमानताएं थी, है ना, क्योंकि सब जगह पहुंच ही नहीं रहा था, लोगों को जानकारी ही नहीं थी, अवेयर नहीं थे लोग इसके लिए, इनइक्वल थे, फार्मर भी इनइक्वल थे, वैसे भी इतने पुअर थे, बाकी चीज़ों को कैसे अफोर्ड कर पाते। अनडिजायरेबल सोशल इफेक्ट्स, है ना, और अननेसेसरी के सोशल इफेक्ट्स जो अनडिजायरेबल थे उसकी वजह से लोगों को मतलब ज़बरदस्ती का, है ना, मतलब वो जो नहीं चाहते थे वो करना, वो यहाँ पर इनको करना पड़ रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो नहीं चाह पा रहे थे कि हाँ ऐसा हो जाए, अनडिजायरेबल था, नहीं चाह रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में फेल हो गया, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंडिया में थे, लेकिन प्रॉब्लम कितनी थी उसके साथ, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी थी इंडस्ट्रीज में उनका यूज़ नहीं किया जाता, जितना कर सकते थे पोटेंशियल उससे कम उसका यूज़ किया जाता था। कौन कराता था ये यूज़, ब्रिटिशर्स थे। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी ये वाली बात बताई थी कि उन्होंने सिर्फ इंडिया पे रूल किया था, इंडिया को ग्रो करने के लिए या इंडिया के लिए उन्होंने काम नहीं किया। तो इन जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे उनकी कैपेसिटी जितनी थी उससे उन्होंने उसका अंडर यूटिलाइजेशन किया। एक्सेस ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, अगर हमने बताया था कि जैसे रेलवेज है, अगर पोस्टेज है, ट्रांसपोर्ट है, ये उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का अच्छा किया था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जो वर्ल्ड क्लास हो जाए, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, ठीक है। जब कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, मतलब एक्सपोर्ट यहाँ से बहुत कम में हो रहा था, लेकिन इम्पोर्ट जो हो रहा था वो बहुत महंगा हो रहा था, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बेकार होना ही था। अनएडेक्वेट एम्प्लॉयमेंट और जनरेशन, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छा नहीं था, इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बाद भी कुछ इस टाइप के फर्म या कुछ इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को सेटअप नहीं किया गया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ऐसा नहीं किया गया। सेक्टरल एंड रीजनल इम्बैलेंस, सेक्टर के हिसाब से और रीजन के हिसाब से इम्बैलेंस था, कोई एरिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो गए और कुछ एरिया बिल्कुल ही बैकवर्ड हो गए, ठीक है, तो वो इम्बैलेंस थे। और क्या हुआ था, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जितने भी थे उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा पुअर था। पहले तो पब्लिक सेक्टर ही थे, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में थे, है ना, अभी उसके बारे में भी आगे बता रहे हैं ज़्यादा डिटेल में। पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा उनका पुअर परफॉर्मेंस था, जब उनका पुअर परफॉर्मेंस था तो इसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट किस पर पड़ता है, इंडस्ट्रीज पर, इसलिए हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो लगातार डाउन होता है। ये कुछ स्टेप थी इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ों को लेकर के इसमें अभी हम और बताते हैं। चलते हैं IPR की साइड। IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956 एंड लाइसेंसिंग, ठीक है। इंडस्ट्रीज में यहाँ पर रिवॉल्यूशन किया गया। अब ये रिवॉल्यूशन कैसे, लाइसेंसिंग यहाँ पर लेना कंपलसरी कर दिया गया। कैसे, प्राइवेट सेक्टर वाज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू लाइसेंस, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स थे उन सबको लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया गया। नो इंडस्ट्री विदाउट लाइसेंस, कोई भी इंडस्ट्री कैसी भी बिना लाइसेंस के नहीं काम कर सकते थे। हम आज के टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1956 की बात कर रहे हैं, तो जिसमें चेंजेस कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री बिना लाइसेंस के काम नहीं कर सकती। अगर इवन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री अगर एक्सपेंड करना चाहती थी, अपने वर्किंग को बढ़ाना चाहती थी, तो भी बिना लाइसेंस के नहीं कर सकती थी, उसमें भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत थी। बाद में इसमें चेंज किए गए थे, ठीक है। ये था हमारा IPR 1956। बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर मतलब जहाँ पर पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट अंडरटेकन रहते हैं पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है। कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी वो क्यों काम कर रहे थे, ऑब्वियस बात है कि सोशल वेलफेयर के लिए, वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है।
टू अटेन कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी, चाहते थे कि इकोनॉमी और अच्छी ग्रो होती चली जाए। इसलिए ये जो पब्लिक सेक्टर थे उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था, ग्रोथ करना। टू प्रोवाइड कॉमर्शियल सरप्लस टू फाइनेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी कॉमर्शियल सरप्लस होगा वो किस में वो लोग यूज़ करते थे, उसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही वो उसको यूज़ कर देते थे। टू प्रमोट रैपिड ग्रोथ, चाहते थे कि रैपिड ग्रोथ बढ़ता ही जाए, कम ना हो। और टू बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये जो रीजनल इम्बैलेंस था ये पब्लिक सेक्टर चाहते थे ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो जाए। बात करते हैं SSI की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पढ़ा होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो क्या हुआ था, ये इनको यूनिट्स को इसमें डिवाइड किया गया और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सेट की गई स्मॉल स्केल लेवल पर, छोटे लेवल पर। क्योंकि देखो पब्लिक सेक्टर जो थे वो सब गवर्नमेंट ने टेकन थे, फिर प्राइवेट सेक्टर्स आए तो उसमें भी बहुत पैसा आपको एक बार में इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए था, तो सारे लोग तो नहीं कर सकते थे। तब गवर्नमेंट ने ये SSI यहाँ पर आए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू की जाए। भाई किसी भी तरीके से इंडस्ट्रीज़ को हमें आगे बढ़ाना है तो टाइम पर इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो अलग अलग रही। फिलहाल जो इसकी मैक्सिमम लिमिट थी वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतना है तो आप अपनी कोई भी ऐसी SSI खोल सकते हैं और उसमें वर्किंग कर सकते हैं। क्यों आखिर ये क्यों सही थी, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है पूरी तरीके से। यहाँ पर जो मशीनरी से काम ना करके हम किससे काम करवाएंगे, लेबर से काम कराएंगे, तो फ़ायदा इसमें हमको ये रहेगा कि जितने भी लेबर हैं उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, आप कम कैपिटल से भी अपने इंडस्ट्रीज़ को या फिर अपने फर्म को शुरू कर सकते हैं। जब ज़्यादा हो जाए तो उसमें उस हिसाब से उसमें चेंजेस करना है। SSI शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, और क्या होता है ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप जिस लोकेशन में हैं आप उस लोकेशन के हिसाब से उन चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि ये स्मॉल लेवल पर हम काम कर रहे हैं। ये कुछ इसके फीचर्स थे SSI के। आई थिंक आपको ये इतना समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपने पहले से यानी कि 10th SST और ये सब कुछ आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा आपको मन था कि वो आपको क्लियर कर दिया जाए, तो इसलिए हम आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। ओके चलिए, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।